Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judici by PW YouTube channel. आज हम कॉपीराइट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके लॉ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। कॉपीराइट पे क्या क्या चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन आईपीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो 5 मार्क्स के हो 10 मार्क्स के हो, वो डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम कॉपीराइट से रिलेटेड जो आपके लॉ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो 5 मार्क्स के आंसर हो चाहे वो 10 मार्क्स के आंसर हो, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट का यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आईपीआर का यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टोटली पूरी तरीके से कॉपीराइट के बारे में बात कर रहा है। दिस इज माई टेलीग्राम आईडी, यू कैन कनेक्ट, यू कैन ज्वाइन। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिजॉल्व कर दूंगी आपकी क्वेरी। ओके, सो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है ना, वो क्वेश्चन मैंने रखा है 10 मार्क्स का, एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी। भैया जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो कॉपीराइट पे आपने सुना होगा, काफी बार सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कॉपीराइट जो है वो आइडियाज को प्रोटेक्ट नहीं करता है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स के ऊपर उसका काम चलता है। और इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो ज्यादातर लॉ एग्जामिनेशन में आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर बोला है What is idea expression dichotomy in copyright law? क्या होती है आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी कॉपीराइट लॉ में? डिस्कस विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन एंड डिसाइडेड केसेस। यहां पर आपको पहले स्टार्टिंग में आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी के बारे में बताना है, उसके बाद आपको आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी के इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स देना है, एंड आफ्टर दैट उससे रिलेटेड जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है, जो केसेस है, उनको क्या करना है, एलिब्रेट करना है। और दिमाग में ये रख लेना 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत हिसाब से हमें स्ट्रक्चर बना के लिखना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो पहले मैं यहाँ पर क्या दूंगी, इंट्रोडक्शन। पहले मैं बताऊंगी कि आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी होता क्या है। तो आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसमें, कॉपीराइट लॉ में, जो कि डिस्टिंग्विश करता है आइडियाज के बीच में जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है और एक्सप्रेशन पूरी तरीके से जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल है। The idea expression dichotomy is a fundamental principle in copyright law that distinguish between ideas which are not protected and expression which are eligible for copyright protection। मतलब यहाँ पे जब बात की गई है वो आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी वो होती है जो कि बताती है कि क्या डिफरेंस है आइडियाज जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है आईपीआर में और एक्सप्रेशन जो कि प्रोटेक्टेड है आईपीआर में, उनका एक पूरा रिलेशन बताती है। उसके बाद मैंने ये बताया है कि ये प्रिंसिपल इंश्योर करती है कि जो क्रिएटिविटी है वो प्रोटेक्टेड है जब फ्री एक्सेस दिया जा रहा है आइडियाज को फर्दर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट क्रिएटिविटी इज प्रोटेक्टेड व्हाइल अलाउइंग फॉर एक्सेस टू आइडियाज फॉर फर्दर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। मैंने बताया कि किस तरीके से ये जो डायकोटोमी है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के लिए अलाउ करती है, आइडिया के लिए जो चीजें हैं किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करती है। अब मैंने यहाँ पर बेसिक मीनिंग बता दिया किसका, आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी का। नाउ आई विल कम टू दी कि लीगल बेसिस उसका क्या है, क्या आईपीआर में उसकी लीगली डील किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें सेक्शन 13 किसका, कॉपीराइट एक्ट का, अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट कॉपीराइट प्रोटेक्शन अप्लाइज टू ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग। सेक्शन 13 कॉपीराइट एक्ट का क्या बोलता है, अप्लाई होता है लिटरेरी वर्क पे, ड्रामेटिक वर्क पे, म्यूजिकल वर्क पे, आर्टिस्टिक वर्क पे, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म पे और उसी के साथ साथ साउंड रिकॉर्डिंग पे। लेकिन अगर हम बात करें आइडियाज, प्रोसीजर, कॉन्सेप्ट और मेथड्स की, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्रेस किए गए हैं एक्सप्रेशन के थ्रू है वो ही क्या है, सेफगार्ड है। तो मैंने यहाँ पे पहले उसका बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताया, उसके बाद मैंने लीगल बेसिस बताया कि सेक्शन 13 क्या कवर करता है, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक सारी चीजें कवर की गई है कॉपीराइट प्रोटेक्शन में, और मैंने बताया कि किस तरीके से एक्सप्रेशन को सेफगार्ड किया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया क्या
कि क्या क्या इलस्ट्रेशंस हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा था कि आपको आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटोमी किसके हिसाब से बतानी है, एग्जांपल्स और केसेस के साथ बतानी है। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया, इलस्ट्रेशन बताया। सबसे पहला मैंने इलस्ट्रेशन दिया यहाँ पर एग्जाम्पल किसका, अनप्रोटेक्टेड आइडिया का, जो आइडिया प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर दो राइटर आए एक स्टोरी के साथ जो कि किसके बारे में है, डिटेक्टिव सॉल्विंग क्राइम्स के बारे में, तो जनरल आइडिया होगा जो डिटेक्टिव स्टोरी का वो कॉपीराइटेबल नहीं होगा। ठीक है, मान लो दो पर्सन्स आए, दोनों ने ये बोला कि ये डिटेक्टेबल स्टोरी है, तो वो जो डिटेक्टेबल स्टोरी का आइडिया है कि भैया मुझे इस पे लिखना है, ये स्टोरी है मेरी, तो वो जो आइडिया है वो कहीं से कहीं तक उसको आईपीआर कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। However, the in unique way each writer develops the plot, characters and dialogues is protected. आप उसमें किस तरीके से किस हीरो की एंट्री होनी है, किस विलन की एंट्री होनी है, किस तरीके से उसके डायलॉग्स रखने हैं, किस तरीके से उसमें सारी इवोल्यूशन होगा, वो सारी चीजें प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर बेसिकली आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी का सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि जब उनने डिसाइड किया दोनों राइटर ने कि उनको एक डिटेक्टिव क्राइम स्टोरी लिखनी है, तो उस टाइम पे उन दोनों के दिमाग में सेम चीज थी, तो इस चीज को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल है नहीं। बट अगर उनने किस तरीके से उसमें अपने जो हीरोज है उनको लेकर आए, अपने जो अपने डायलॉग्स है उनको लेकर आए, उन सारी चीजों को क्या पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किया जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं कि एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा इलस्ट्रेशन की बात करें तो वो है एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सप्रेशन, कि प्रोटेक्टेड एक्सप्रेशन के क्या एग्जांपल होते हैं। तो आ रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स एंड बेसिक स्टेप कैन नॉट बी कॉपीराइटेड बट अ यूनिक कुकबुक विद क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन, अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन कैन बी प्रोटेक्टेड। एक अगर आप बात करो कि भैया एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट और जो बेसिक स्टेप्स है उस रेसिपी को बनाने के लिए, उसको हम कॉपीराइट नहीं कर सकते। बट अगर एक यूनिक कॉपीराइट बुक बनाई गई है, कुक बुक बनाई गई है, जिसमें आपने क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन दिए, अरेंजमेंट दिए कि किस तरीके से होगा सारी चीजें, तो हम उस बुक को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट एक रेसिपी जो कि बनाई गई है, जिस तरीके से उसमें स्टेप्स फॉलो की गई है, उसमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी दो देखे, जिसमें हमने देखा अनप्रोटेक्टेड आइडिया का और हमने प्रोटेक्टेड एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखा। अब हम देखेंगे कि कौन से केस लॉज हम 10 मार्क्स में लिख सकते हैं आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी से। तो सबसे पहला केस लॉ मैंने यहाँ पे मेंशन किया आरजे आनंद का वर्सेस डीलक्स फिल्म। ये जो जजमेंट है ये सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि कॉपीराइट का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट कहलाता है आरजे आनंद, और आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटोमी में भी इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल है। इस केस में मैंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो आइडियाज पर से है वो कॉपीराइटेबल नहीं है। इस केस में प्लेंटिफ ने ये क्लेम किया था कि जो उसका प्ले है हम हिंदुस्तानी, वो कॉपीड हो गया है फिल्म न्यू दिल्ली में, और कोर्ट ने यह बोला क्योंकि दोनों बुक्स जो है वो सिमिलर थीम को शेयर करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन है डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। उस केस में कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि दोनों फिल्म्स, चाहे वो आपका हम हिंदुस्तानी प्ले हो, चाहे वो आपका न्यू दिल्ली हो, दोनों क्या है, दोनों सिमिलर थीम पे बने हैं, लेकिन जो उसके एक्सप्रेशन उन थीम्स में उस प्ले में यूज हुए वो एक्सप्रेशन डिफरेंट है। इसी वजह से इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ था। इस केस में कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था। ठीक है, अगर ये होता कि दोनों प्लेस सेम होते, दोनों प्लेस में सेम एक्सप्रेशन होते, सेम डायलॉग्स होते, तो उसके बाद बोल सकते थे इन्फ्रिंजमेंट हुआ। बट इसमें जो थीम्स थी वो सेम थी, बट जो एक्सप्रेशन उसमें यूज हुए, जो डायलॉग्स यूज हुए, वो पूरी तरीके से क्या थे, अलग थे, इसी वजह से इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ। तो पहला केस मैंने यहाँ पे बताया आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म का, और दूसरा केस मैंने बताया ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक 2008 का केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं कॉपीराइट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो रॉ टेक्स्ट है कोर्ट जजमेंट का वो कॉपीराइटेबल नहीं है, लेकिन जो यूनिक सिलेक्शन और अरेंजमेंट हुआ है लॉ रिपोर्ट में वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है कॉपीराइट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला है कि जितने भी हमारे कोर्ट जजमेंट्स के जो रॉ टेक्स्ट होते हैं वो किसी भी तरीके से कॉपीराइटेबल नहीं होते, लेकिन जो यूनिक सिलेक्शन करते हैं हम लॉ को, रिपोर्ट्स को किस तरीके से अरेंज करना है, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए जाते हैं किसमें, कॉपीराइट में। तीसरा मैंने जो केस बताया यहाँ पर बेकर वर्सेस सैंडलन का केस बताया है, जिसमें क्लियरली बोला है कि जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एक बुक जो डिस्क्राइबिंग एक अकाउंटेबल सिस्टम है वो कॉपीराइट हो सकती है, लेकिन अकाउंटिंग मेथड जो है, अकाउंटिंग मेथड तो सब सेम ही यूज करेंगे। अब उस बुक को किस तरीके से लिखना है वो चीज चेंज हो सकती है, बट जो मेथड है वो तो सेम ही रहेगा और वो अकाउंटेबल नहीं है।
ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया था कि इलस्ट्रेशन और केस लॉज बताने, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 केस लॉज बताए और 2 इलस्ट्रेशन बताए। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, कंक्लूजन आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटोमी का कंक्लूजन मैंने यहाँ बताया है कि आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटोमी इंश्योर करती है कि जो आइडियाज है पब्लिक डोमेन में वो क्या करें, वो पूरी तरीके से क्रिएटिव एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करें। ये बैलेंस करता है इनोवेशन में और प्रिवेंट करता है मोनोपलाइजेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का, और उसी के साथ क्रिएटर और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का हमारा आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटोमी का इंट्रोडक्शन देखा, लीगल बेसिस देखा आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटोमी का, क्योंकि वो एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स देखे और फिर हमने 3 केस लॉज देखे। केस लॉज में इससे ज्यादा मत लिखना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना लिख कर आना, सिर्फ केस का नाम मत लिख के आना। ठीक है, 2 से 3 लाइन इज सफिशिएंट। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 10 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन है हमारे जो कॉपीराइट में राइट्स हैं, चाहे वो नेबरिंग राइट हो, चाहे वो इकोनॉमिक राइट हो, वो मोरल राइट, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर रिलेटेड राइट्स अंडर कॉपीराइट लॉ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्हें कि कॉपीराइट लॉ में रिलेटेड राइट्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड राइट्स इन सेफगार्डिंग द राइट ऑफ परफॉर्मेंस एंड ब्रॉडकास्टर्स इन इंडिया। यहां पर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है कि रिलेटेड राइट का सिग्निफिकेंस क्या है परफॉर्मर और ब्रॉडकास्ट के राइट को सेफगार्ड करते हुए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बताऊंगी, पहले मैं बताऊंगी कि रिलेटेड राइट के बारे में क्या है कॉपीराइट में। तो मैंने यहाँ पे बताया है रिलेटेड राइट, जिसको हम नेबरिंग राइट भी बोलते हैं, वो ऐसे राइट होते हैं जो कि इंडिविजुअल को ग्रांट किए जाते हैं, एंटिटीज को ग्रांट किए जाते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं डिसेमेंटेशन क्रिएटिव वर्क का, लेकिन वो ओरिजिनल ऑथर्स नहीं होते हैं। So related rights, also known as neighboring rights, granted to the individual and entities that contributed to the dissemination of creative works but are not the original author. ये जो राइट्स हैं ये प्राइमरी प्रोटेक्ट करते हैं परफॉर्मर को, प्रोड्यूसर साउंड रिकॉर्डिंग के, और ब्रॉडकास्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ये पूरी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो लोग परफॉर्म करते हैं क्या अपना, जो लोग प्रोड्यूसर्स होते हैं साउंड रिकॉर्डिंग्स के, जो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके लिए नेबरिंग राइट काम करते हैं। उसी के बाद मैंने इंडिया में बताया कि इंडिया में जो रिलेटेड राइट है वो रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं कॉपीराइट एक्ट में 1957 में। ओके, सो मैंने रिलेटेड राइट के बारे में बताया, जो कि नेबरिंग राइट है उनका पूरा बेसिक दिया कि क्या होते हैं, किसके लिए होते हैं, वो परफॉर्मर्स के लिए होते हैं, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं साउंड रिकॉर्डिंग उनके लिए होता है, और इंडिया में मैंने बताया कि नेबरिंग राइट कहाँ पर दिए गए, कॉपीराइट एक्ट में दिए गए। अब मैं आऊंगी कैटेगरीज रिलेटेड राइट की, क्या कैटेगरीज है। तो अगर हम पहले की बात करें, क्योंकि उसमें डायरेक्टली स्पेसिफिकली पूछा था आपको परफॉर्मर और ब्रॉडकास्टर के हिसाब से बताना है, तो पहला आपका राइट ऑफ परफॉर्मर जो कि दिया गया है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 38 ऑफ कॉपीराइट एक्ट में बताया गया है परफॉर्मर के राइट, जो बोलता है परफॉर्मर्स सच एज सिंगर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग, रिप्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। जो परफॉर्मर हो गए, जैसे हमारे सिंगर्स हो गए, जो हमारे आर्टिस्ट हो गए, एक्टर्स हो गए, डांसर्स हो गए, उनके पास पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और उनका किसी भी तरीके से अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, अनऑथराइज्ड ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। ये चीज किसमें दी गई है, राइट ऑफ परफॉर्मर, एंड दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 38 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। ये चीज आपको बतानी पड़ेगी क्योंकि ये रिलेटेड राइट के कैटेगरीज हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो है आपका राइट ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग के, जो साउंड रिकॉर्डिंग के प्रोड्यूसर्स हैं उनका क्या राइट है, और वो चीज किस में डिफाइंड है, वो चीज आपकी डिफाइंड है सेक्शन 18 ऑफ कॉपीराइट एक्ट, जिसमें ये बोला गया है कि साउंड रिकॉर्डिंग के जो प्रोड्यूसर्स का जो राइट है वो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल का राइट, कंपनी का राइट, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड रिकॉर्डिंग को, अलाउ कर रहे हैं रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में एंड एडेप्टेशन करने में। जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं साउंड रिकॉर्डिंग, उनके पास ये अधिकार है सेक्शन 18 के हिसाब से कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल को, कंपनी को, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड रिकॉर्डिंग, और उनका जो रिप्रोडक्शन का कंट्रोल होता है, उनका जो राइट होता है, उनका जो एडेप्टेशन का राइट होता है, उसको भी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन कंट्रोल करने का अधिकार होता है प्रोड्यूसर ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग के पास। तीसरा राइट बात करें तो राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट जब हम बात करते हैं नेबरिंग राइट और रिलेटेड राइट के बारे में। तो वो चीज दी गई है सेक्शन 37 में, जिसमें ये बोला गया है कि जो ब्रॉडकास्टिंग एंटिटीज है उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है
कि वो रीब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम, किसके लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। ये जब हम राइट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक राइट्स, तो हम उसमें भी देखते हैं कि पब्लिक परफॉर्मेंस वाला आता है, रिप्रोडक्शन वाला आता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला आता है। वैसे जब हम बात करते हैं राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 37 में दिया गया है, ब्रॉडकास्टिंग के पास पूरी तरीके से राइट है क्या कि वो क्या कर सकते हैं अपना, अगर उनको री ब्रॉडकास्ट करना है, रिकॉर्ड करना है, ये पूरी तरीके से राइट उनको सेक्शन 37 में दे के रखा गया है। फिर हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड राइट्स इन इंडिया। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, रिलेटेड राइट के बारे में बताना था और किस तरीके से रिलेटेड राइट का सिग्निफिकेंस है इंडिया में, वो दूसरा क्वेश्चन था। तो यहां पर मैंने सिग्निफिकेंस में क्या बताया, पहला कि परफॉर्मर के राइट को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर राइट। परफॉर्मर राइट जो है वो इंश्योर करता है कि आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन मिले, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिले उनके लाइव और रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस के लिए। किसी अगर परफॉर्मर ने क्या किया है, एक अपना परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो परफॉर्मेंस लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और उसको प्रोटेक्शन किसके थ्रू मिलता है, परफॉर्मर राइट के थ्रू मिलता है। और वो प्रोटेक्शन किस में मिलता है, चाहे वो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन हो चाहे वो रिकॉग्निशन हो, वो चीज उसको क्लियरली मिलती है। जो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट है 2012 का, वो स्ट्रेंथन करता है कि ये जो राइट्स है वो इंट्रोड्यूस करेंगे मोरल राइट्स परफॉर्मर्स के लिए, अलाउ करेंगे कि कोई भी किसी भी तरीके का उन राइट का डिसॉर्टेशन ना हो, ऑथराइजेशन ना हो, उनके अनऑथराइजेशन ना हो उनके वर्क का। तो पहला जो है वो क्या करता है, सिग्निफिकेंस रिलेटेड राइट का क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है परफॉर्मर राइट का। जब हम नेबरिंग राइट की बात करते हैं, हमने राइट ऑफ परफॉर्मर देखा, हमने राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन दिया, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से परफॉर्मर के क्या कर रहे हैं, राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक सिग्निफिकेंस हो गया किसका, रिलेटेड राइट का इंडिया में। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट किसके लिए, आर्टिस्ट के लिए और प्रोड्यूसर के लिए। नेबरिंग राइट में आपको पता है इकोनॉमिक राइट होते हैं, मोरल राइट होते हैं। तो इकोनॉमिक राइट पूरी तरीके से किसमें, जो फाइनेंशियली और जो इकोनॉमिक के हिसाब से होगा उसमें डिपेंड करते हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो जो रिलेटेड राइट्स है वो प्रोवाइड करते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स परफॉर्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को, इनेबल करते हुए कमर्शलाइज या वर्क थ्रू लाइसेंसिंग, रिप्रोडक्शन राइट और उसी के साथ साथ रॉयल्टीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक राइट्स जो है वो रॉयल्टीज देते हैं, आपका जो इंसेंटिव्स देते हैं परफॉर्मर को, प्रोड्यूसर्स को, ये सारी चीजें इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कंसिडर की जाती हैं। तीसरा जो है वो है आपका अनऑथराइज्ड यूज का प्रिवेंट करना। तो तीसरा सिग्निफिकेंस है वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज। ये जो राइट्स हैं ये हेल्प करते हैं अनऑथराइज्ड यूज को प्रिवेंट करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस के लिए और ब्रॉडकास्ट के लिए। और उसी के साथ साथ क्या करते हैं, पायरेसी को रिड्यूस करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर क्या बताया है, 3 सिग्निफिकेंस पॉइंट बताए। चौथा जो है वो है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इनकरेज करना, ठीक है। अगर पता है भैया कि हमारे जो परफॉर्मर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर उनके इंटरेस्ट, उन्हें पता है कि भैया हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ गार्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इनकरेज करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, काम करे। तो मैंने यहीं पे यही बताया है कि जो रिलेटेड राइट है वो प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी और इन्वेस्टमेंट, म्यूजिक में हो गया, फिल्म में हो गया, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में हो गया, उसी के साथ साथ वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। 5वां पॉइंट मैंने यहाँ बताया कि लीगल रिसोर्सेज और रेमेडीज किस हिसाब से सिग्निफिकेंस है नेबरिंग राइट रिलेटेड राइट में। तो कॉपीराइट एक्ट प्रोवाइड करता है रेमेडीज, जैसे हो गया हमारा इंजंक्शन लगा देना, डैमेजेस का, पेनल्टीज का इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट। और उसी के साथ वो इंश्योर भी करता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, चाहे वो एंटरटेनमेंट सेक्टर में हो चाहे वो मीडिया सेक्टर में हो। तो मैंने पहले क्या बताया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था रिलेटेड राइट के बारे में, तो मैंने रिलेटेड राइट का इंट्रोडक्शन दिया, रिलेटेड राइट की मैंने कैटेगरी बताई। उसके बाद में कहाँ पर आई, उसके बाद में आई दूसरा क्वेश्चन जो सिग्निफिकेंस वाला। सिग्निफिकेंस वाले को मैंने 5 पॉइंट में डिसाइडेड किया। अगर आपको लग रहा है और भी पॉइंट है, बट दिस इज सफिशिएंट क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और उसी के साथ फिर मैंने इसमें क्या किया, जो कंक्लूजन है रिलेटेड राइट का वो मैंने यहाँ पे दिया कि रिलेटेड राइट एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं परफॉर्मर के इंटरेस्ट को बैलेंस करने में, प्रोड्यूसर्स को और ब्रॉडकास्टर को इंश्योर करते हुए रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। ये जो लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में वो ऑफर करता है सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन, इनकरेज करता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ को, एक्सप्लॉयटेशन एंड पायरेसी को प्रिवेंट करते हुए, ठीक है। तो ये चीजें हमने क्या की, ये चीज हमने कवर की कौन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का ही है। एंड दिस के क्वेश्चन इज रिलेटेड टू किससे, सेक्शन 52। सेक्शन 52 किसका, सेक्शन 52 कॉपीराइट एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
सो भैया यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि सेक्शन 52 अगर हम बात करें फेयर डीलिंग की, उससे रिलेटेड क्रिटिकली एनालाइज सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 10 मार्क्स। यहाँ पर उनने ये नहीं लिखा कि केस लॉ लिखना है, उनने ये नहीं लिखा कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, उनने ये बोला है कि आपको सेक्शन 52 कॉपीराइट एक्ट का एनालाइज करना है और वो आपसे 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगर हम बात करें, पहले हम इंट्रो देंगे इसमें कि क्या भैया सेक्शन 52 है। तो कॉपीराइट प्रोवाइड्स करता है एक्सक्लूसिव राइट क्रिएटर को, लेकिन वो एब्सोल्यूट मोनोपोली भी देता है क्रिएटिव वर्क में, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिक एक्सेस किसको, नॉलेज को और इनोवेशन को। कॉपीराइट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट टू क्रिएटर बट एन एब्सोल्यूट मोनोपोली ओवर क्रिएटिव वर्क्स कुड रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस टू नॉलेज एंड इनोवेशन। अगर हम बात करें प्राइवेट राइट और पब्लिक इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए सेक्शन 52 कॉपीराइट एक्ट का पूरी तरीके से स्पेसिफाई करता है कुछ एक्सेप्शन, जहां पर क्या कॉपीराइट मटेरियल कहीं से कहीं तक इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। सो अगर हम सेक्शन 52 की बात करें तो आपको ये पता होगा 52 फेयर डीलिंग जो होता है वो पूरी तरीके से एक कहीं ना कहीं आपका एक्सेप्शन है, जिसमें अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की चांसेस बहुत बहुत कम होती है। ये प्रोविजन सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को, रिसर्च को, क्रिटिसिज्म को और पब्लिक वेलफेयर को, जो कि इंश्योर करता है कॉपीराइट लॉ कहीं से कहीं तक ओवरली रिस्ट्रिक्टिव ना हो। फिर हम आते हैं कि क्या सेक्शन 52 का स्कोप है, उसके की प्रोविजन क्या है। तो सबसे पहला मैं बताऊंगी कि फेयर डीलिंग डॉक्ट्रिन क्या होता है, जिसके नाम से चलता है। तो कॉपीराइटेड वर्क क्या है, पर्सनल यूज के लिए यूज हो सकता है, रिसर्च के लिए यूज हो सकता है, क्रिटिसिज्म के लिए यूज होता है, कॉपी और आपकी रिपोर्टिंग न्यूज। हमने देखा है कि हमें अगर कोई रिसर्च करनी है तो हम कहीं से कोई मटेरियल ले लेते हैं, अगर हमें कोई न्यूज रिपोर्ट करनी है तो उस टाइम पे भी हम मटेरियल, तो उस टाइम पे ये नहीं बोला जा सकता कि वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, नहीं, वो एक्सेप्शन डिफेंस दिया गया है सेक्शन 52 में। दूसरा जो है यूज फॉर एजुकेशन पब्लिक लाइब्रेरीज, एजुकेशन के पर्पस के लिए अगर कोई हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरीज के लिए कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसका भी क्या इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, ये चीज 52 में बताई गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज कर सकते हैं कॉपीराइटेड वर्क्स टीचिंग पर्पसेस के लिए, लाइब्रेरीज और आर्काइव्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं वर्क प्रोजेक्शन और नॉन कमर्शियल रिसर्च के लिए। तीसरा मैंने बताया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट और जुडिशरी में होगा। तो जो गवर्नमेंट एक कोर्ट्स है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कॉपीराइट मटेरियल को ऑफिशियल फंक्शंस के लिए, और जो कोर्ट जजमेंट है वो क्या किए जा सकते हैं, पब्लिश किए जा सकते हैं और उनको फ्रीली यूज किया जा सकता है। जैसे हम लाइव लॉ देखते हैं और भी सारी चीजें देखते हैं, तो वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि भैया कॉपीराइट वाली चीज हुई है, ये जजमेंट गलत आया है, इसे कॉपीराइट वाली चीज हुई है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, वो चीज अलाउ है। ओके, फोर्थ जो देखेंगे वो हम देखेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरीके से होगा। तो वो क्या, जो हम बैकअप लिखते हैं ना कोई लीगली परचेज सॉफ्टवेयर का, तो वहां पर भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, वो भी क्या होता है, फेयर यूज होता है कॉपीराइट मटेरियल का। अब मैंने यहाँ पे पहले स्कोप बता दिया, ओके क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे ये नहीं बोला है कि आपको एसेंशियल बताना है, एलिमेंट्स बताना है, तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे एनालाइज पूछा है, तो मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या बताया, उसका स्कोप बताया कि किस तरीके से कॉपीराइट एक्ट में सेक्शन 52 दिया गया है। अब मैं बताऊंगी उससे रिलेटेड क्या, केस लॉस। जब मैं केस लॉस की बात कर रही हूँ, मैंने पहला केस लॉ बताया यहाँ पे ड्यू फोटोग्राफी केस, जो कि है आपका 2016 का, जो कि है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था कि फोटोकॉपीइंग कॉपीराइटेड बुक स्टूडेंट के लिए क्या करती है, फेयर डीलिंग में यूज करती है। अगर किसी स्टूडेंट के लिए बुक क्या कराई गई है, फोटोकॉपी कराई गई है किसी कॉपीराइट मटेरियल का, तो वो चीज पूरी तरीके से फेयर यूज डीलिंग में आएगी। ये चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में बोली थी। और उसी के साथ साथ ये जजमेंट ने क्या किया था, एजुकेशन को अपहेल्ड किया था कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर। दूसरा जजमेंट मैंने 2008 का बताया, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो कोर्ट जजमेंट्स है वो कॉपीराइटेबल, ये हमने ऑलरेडी पहले वाले उसमें देखा। तीसरा मैंने केस यहाँ पे बताया सुपर कैसेट्स वर्सेस माई स्पेस, जिसमें कोर्ट ने ये बोला कि अनऑथराइज अपहोल्डिंग ऑफ म्यूजिक ऑनलाइन इज नॉट कवर्ड अंडर दी फेयर यूज। उन्हें ये बोला क्लियरली कि अगर किसी व्यक्ति ने अनऑथराइज क्या किया है, अपलोड किया है म्यूजिक को ऑनलाइन, तो वो चीज फेयर यूज में कवर नहीं की जाएगी, मतलब वो चीज क्या होगी, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, स्कोप बताया, उसके बाद केस लॉज बताए, और ये क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, स्कोप में भी उसके लीगल प्रोविजंस हमने बताए, पहले इंट्रो दिया, उसके बाद हमने क्या बताया, केस लॉ बताए 3। ठीक है, फिर हम आते हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन पे। अभी तक हमने 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखे, अब हम आते हैं कि भैया 12 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, क्या चीजें कवर की जाएगी, वो देखना जरूरी है। तो जब मैं 12 मार्क्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने बोला है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, 12 मार्क्स। ये भैया ये एक बहुत ही
ये क्वेश्चन ऐसा है, मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि आपसे 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 12 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अब आपको कैसे लिखना है, 5 मार्क्स में या 12 मार्क्स में, मैं वो आपको बताती हूँ। तो अभी हम पहले 12 मार्क्स का देखेंगे कि किस तरीके से लिखना है। तो पहले मैंने यहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जब होता है जब एक पर्सन यूज करता है, रिप्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉपीराइट वर्क को बिना परमिशन कॉपीराइट ओनर के, होल्डर के, और वो वायलेशन कर देता है कॉपीराइट एक्ट का। कॉपीराइट ग्रांट होता है एक्सक्लूसिव राइट ऑथर को, क्रिएटर को ओरिजिनल वर्क के, और कोई भी अनऑथराइज्ड यूज सच अगर उस वर्क का किया गया होता है तो वो क्या करता है, इन्फ्रिंजमेंट यूज करता है। अगर वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा, मतलब 52 में नहीं आ रहा, तब तक वो क्या होगा, इन्फ्रिंजमेंट होगा। इसको स्टैब्लिश करने के लिए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को कुछ सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, क्योंकि 12 मार्क्स का है तो मैंने थोड़ी डिटेल में बताए, ठीक है। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड कॉपीराइट, कॉपीराइट का होना जरूरी है तभी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकेगा। इन्फ्रिंजमेंट ऑकर होने के लिए जो वर्क है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए मिनिमम ओरिजिनलिटी रिक्वायरमेंट को, फिक्स होना चाहिए टेंजिबल फॉर्म में, मतलब वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, स्टोर्ड होना चाहिए मीडियम में, आपका बुक में, फिल्म, सॉफ्टवेयर में, प्रोटेक्टेड होना चाहिए कॉपीराइट लॉ में, और उसी के साथ साथ वो लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क में क्या करना चाहिए, फॉल करना चाहिए, और सेक्शन 13 कॉपीराइट एक्ट के उसमें इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया इन्फ्रिंजमेंट का एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज ओनरशिप एंड सब्सिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट। जो प्लेंटिव है उसके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि वो क्या करता है, उस मटेरियल को ओन करता है, और वो कॉपीराइट जो प्रोटेक्शन लिया है उसने वो क्या है, वो पूरी तरीके से वैलिड है, और कॉपीराइट प्रोटेक्शन फोर्स में, मतलब उसने कोई इलीगली तरीके से वो प्रोटेक्शन नहीं लिया है। जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है वो लास्ट होता है 60 साल, जब डेथ हो जाती है ऑथर की, चाहे वो केस हो लिटरेरी का, चाहे वो ड्रामेटिक का, चाहे म्यूजिकल का, चाहे वो आर्टिस्टिक वर्क का। उसके बाद मैंने बताया है सब्सटेंशियल सिमिलरिटी और कॉपीइंग के बारे में। अगर इन्फ्रिंजमेंट को प्रूव करना है तो प्लेंटिफ को क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने कॉपी किया है, रिप्रोड्यूस किया है वर्क को बिना परमिशन के। अगर वहां पे सब्सटेंशियल सिमिलरिटी होती है ओरिजिनल वर्क में और इन्फ्रिंजिंग वर्क में, तो उस टाइम पे जो कॉपीइंग है वो कोइंसिडेंशियल नहीं होता, बट वो क्या होता है, कॉपीराइटेड वर्क से ड्राइव होता है। फिर मैंने इसका केस लॉ भी बता दिया, आरजी आनंद वाला। उसी के साथ फिर मैंने चौथा बताया यहाँ पे अनऑथराइज यूज। अगर एक वर्क क्या है, सिमिलर है, जहाँ पे कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है जब तक डिफेंडेंट यूज किया बिना ओनर के परमिशन के, तो वो अगर यूज लाइसेंस्ड है, और अगर क्या उसमें फेयर उसमें नहीं आ रहा है, फेयर फेयर डीलिंग में, तो फिर वो इसीलिए फिर उसको हम इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर, अगर वो फेयर डीलिंग में, फेयर यूज में आ रहा है, तो हम उसको इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं करेंगे एज पर सेक्शन 52। ओके फिर मैंने कमर्शियल और पब्लिक यूज वाला बताया यहाँ पर। फिर मैंने कुछ डिफेंसेस बताए हैं इन्फ्रिंजमेंट के, जो कि फेयर डीलिंग हो गया, इंडिपेंडेंट क्रिएशन हो गया, पब्लिक डोमेन हो गया, और फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का, ठीक है। ये मैंने 12 मार्क्स के हिसाब से बताया। अब मैं आपको बताऊंगी 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। अगर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहाँ पर दिया है, कौन से सेक्शन में, वो बताओगे, और क्या होता है वो बताओगे। फिर आप बताओगे क्या कि भैया वैलिड कॉपीराइट होना चाहिए, जो कि आप एक एसेंशियल लाइन में लिख दोगे। उसी के साथ ओनरशिप एंड सब्सटेंशियल ऑफ कॉपीराइट लिख देना, ठीक है। कॉपिंग और सब्सटेंशियल सिमिलरिटी को भी 2 लाइन में लिखना, अनऑथराइज यूज को भी 2 लाइन में लिखना, और उसी के साथ साथ पांचवा जो आपका है कमर्शियल पब्लिक यूज, इनको भी 2 लाइन में लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना। एक्सेप्शन डिफेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है जब आपका ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसीलिए इसको डिटेल में देखा, ये मैंने कंक्लूजन में यहाँ पर बताया है। ओके सो हमने आज जो कोई क्वेश्चंस किए वो डिटेल वाले, क्योंकि कॉपीराइट से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो 10 मार्क्स 12 मार्क्स में आते हैं, इसलिए मैंने आपको उतने ही उसी के हिसाब से यहाँ पे कराए हैं। और उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट यूनिट पे कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो देखेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कोई भी डाउट हो मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।